Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity के 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं. This is going to be test number 50 and with this test number 50 we will be completing 1000 question, that is half of our targeted 2000 question, right? So we'll be completing 1000 question with the end of this video. This is a standard template जो कि आप लोगों को हर वीडियो में मिलती होगी. This is going to be first question, that is 981. Rules of Procedure Committee of the Constituent Assembly was headed by. So rules of procedure, procedure जनरली कौन बनाता है, रूल्स कौन बनाता है? तो एक न्यूट्रल बंदा बना सकता है. और न्यूट्रल उस हाउस में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मोस्ट न्यूट्रल कौन होगा? ऑफ कोर्स जो स्पीकर या फिर कोई जो चेयरमैन होगा उस हाउस का वो होगा. ठीक है, तो चेयरमैन कौन था? ठीक है, चेयरपर्सन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड बीन गिवन दिस ऑप्शन. और इसी तरह लॉजिक से आप लोग याद करो, ये सब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्वेश्चन है. उसमें बहुत सारे, इस कमेटी को किसने हेड किया, प्रोविंशियल कमेटी को, पार्स कमेटी को, यूनियंस कमेटी को, है ना? तो लॉजिक लगा कि यूनियंस कमेटी है, ओके ठीक है, यूनियन सबसे बड़ा था तो सबसे पावरफुल बंदा कौन था? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, प्रोविंशियल कमेटी, ऐसे ही पार्स कमेटी को, ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना? तो ऐसे आप लोग ना थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो और फिर लॉजिक से जब याद रखोगे तो लॉन्ग टर्म, बिकॉज देयर हैव बीन अराउंड सब कमिटीज और मेजर कमिटीज की अगर बात करूं तो देयर वुड बी अराउंड 30 कमिटीज. और इन सबको अगर यूपीएससी के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेजर कमिटीज को याद करके आप अफोर्ड कर सकते हो. बट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार ज़्यादा फैक्चुअल और सब कमिटीज़ के चेयरमैन की भी बात पूछ ली जाती है. तो उन केसेस में आपको लॉजिक लगा के याद, नहीं तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आप लोग ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन ही नहीं कर पाओगे. सो दिस इज हाउ, है ना? मैंने जो लॉजिक लगाया कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर, सो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन, रूल्स वगैरह की बनाने की जिम्मेदारी किसे दी जा सकती है ना? तो लॉजिक से हमेशा याद किया करो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन इज करेक्ट? इफ द पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन, फंडामेंटल राइट्स वाला अगर चैप्टर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन, ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कंजस्टेड क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन से इंसान मतलब डर जाता है एकदम से, जब देखेगा फर्स्ट व्यू में ही डर जाता है कंजस्टेड क्वेश्चन की. कंप्लीटली टेक्स्ट दिख रहा है ना? बड़े बड़े पैराग्राफ टाइप की चीज़ें दिख रही है. बट अगर आपने सही से सिंसियरली पढ़ा हुआ तो इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोग रिप्लाई कर. इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर law providing for preventive detention, then the protection against arrest and detention under article 21 and 22 shall not be available. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. A detainee under preventive detention can have no right of personal liberty guaranteed अंडर आर्टिकल 19 एंड 20. ये भी बिल्कुल सही है. पर्सन मे हैव टेकन मे बी टेकन टू प्रिवेंटिव डिटेंशन ओनली फॉर 3 months इन द फर्स्ट इंस्टेंस. बिल्कुल सही. इसको 2 months करने की बात की जा रही थी और बहुत लंबे टाइम से 1978 से, बट ऐसा जो बिल है वो अभी तक आपका पेंडिंग है contemplation के लिए. So all the 3 statements that are given above, right, A, B, C are correct and hence D is going to be the right answer. Consider the following statement regarding, अब इस वाले जो वीडियो में है गवर्नर के रिगार्डिंग आपका बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. Consider the following with respect to appointment of governor. A governor cannot be reappointed in the same state or any other state. ये बिल्कुल इनफैक्चुअल स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है ना? गवर्नर को रीअपॉइंटमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि रीअपॉइंटमेंट फिर सेम स्टेट में रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता. करेक्ट हमें बताना है. तो दिस इज इन. द प्राइम मिनिस्टर कैन ट्रांसफर अ गवर्नर. नो, यही आप गलत कर सकते हो. प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट ट्रांसफर अ गवर्नर, रादर इट इज द जॉब ऑफ प्रेसिडेंट. हाँ, अल्टीमेटली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करते हैं, बट प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर, है ना? सो ये भी आपका गलत है. सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी इनकरेक्ट और हमें करेक्ट बताना है. सो नो स्टेटमेंट आर करेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर. अब आप जानते हो डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर इज मच वाइडर देन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रोवाइडिंग, मच वाइडर देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना? अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन, कहाँ डिस्क्रिशन है, दैट इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग. अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर कट मेजॉरिटी इनटू द स्टेट लेजिस्लेचर. Yes, here the governor will have his discretion because no party has what you call a clear cut majority. So this comes under governor's discretion. अब governors के भी discretion 2 टाइप के, situational and constitutional, है ना? आप लोग classification ये जानते होंगे. Dissolution of state legislative assembly if the council of minister has lost its majority. Of course यहाँ भी governor अपने discretion पे काम करेगा because जो council of minister है it has already lost its majority, so they do not have any moral authority
authority to direct governor, although governor most of the time acts in accordance with the advice tendered by the council of minister in the state, है ना, but in case they have lost the majority, in that case COM, right, does not have, government does not have any moral authority कि वो गवर्नर को गाइड करे, ठीक है. सो ये भी बिल्कुल सही है. डिसमिसल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल इस सिचुएशन में भी गवर्नर जो है डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेंगे. सो ऑल दीज 3 सिचुएशंस are there where governors does have discretion available, ठीक है. So all of the above, D will be the right answer. Next statement, consider the following statement regarding the regarding the chief minister. The correct बताना है. The constitution does not contain any specific procedure for the selection and appointment, बिल्कुल सही. constitution में neither prime minister nor chief minister के लिए क्या procedure follow, किस पार्टी को invite करना चाहिए प्रेसिडेंट ने या गवर्नर ने, है ना. गवर्नर ने स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट, तो प्राइम मिनिस्टर का कैसे इलेक्शन होना चाहिए, कैसे कौन सी पार्टी को पहले बुलाना चाहिए, इसके लिए कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस कॉन्स्टिट्यूशन में एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है. अगर आप लोगों ने चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर और प्राइम मिनिस्टर वाला चैप्टर जो वीडियो हमने कर रखा है वो अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने इन चीज़ों को बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर दैट अ पर्सन मस्ट प्रूव हिज मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली बिफोर ही इज अपॉइंटेड, तो बिल्कुल ये भी सही है. कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा डिमांड नहीं रखता कि जिस भी बंदे को और जिस भी कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, ही और शी नीड्स टू फर्स्ट शो द मेजोरिटी टू द गवर्नर और प्रेसिडेंट, ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल फॉर द प्राइम मिनिस्टर. तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं. अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द, सो दिस इज करेक्ट, अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर कैन नॉट बी अपॉइंटेड, तो ये बिल्कुल गलत है ना. यू हैड योगी आदित्यनाथ, यू हैड दिस ममता बनर्जी राइट नाउ, द मोस्ट रिसेंट एग्जांपल, शी हैड लॉस्ट द इलेक्शन फ्रॉम शिवेंदु अधिकारी. अभी नंदीग्राम में वो इशू चल ही रहा है, तो शी इज नॉट एमएलए, राइट. स्टिल व्हाट यू कॉल स्टिल सी हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ मिनिस्टर. तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. अभी वो कोई ना कोई सीट वैकेट करेगा उनका एग्जिस्टिंग एमएलए और वहां से कंटेस्ट इलेक्शन कर लेगी. सो ये गलत स्टेटमेंट है. ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पावर्स ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. मिनिस्ट्रियल एडवाइस हैज बीन मेड बाइंडिंग, इज बाइंडिंग ऑन बोथ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, बिल्कुल ऐसा नहीं है. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद प्रेसिडेंट के ऊपर जो है मिनिस्ट्रियल एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो बाइंडिंग कर दी गई, बट देयर इज नो एनी सच बाउंडेशन दैट हैज बीन प्लेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन द गवर्नर. सो ये इनफैक्चुअल, करेक्ट बताना है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. व्हेन पीएम और मिनिस्टर लूजेस नो कॉन्फिडेंस मोशन, इट इज द प्रेसिडेंट डिस्क्रिशन टू डिसॉल्व द लोअर हाउस और टू लुक इनटू अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फ्रेमिंग व्हाइल लाइफ ऑफ द लोकसभा इज इंटैक्ट. बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है. जब लोकसभा का अगर टेन्योर बचा हुआ है और पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय पीएम हैज लॉस्ट इट्स मेजोरिटी, सो इन दैट केस प्रेसिडेंट के पास ये डिस्क्रिशन होता है कि वो दूसरा जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वेज एंड मींस या फिर लोकसभा के इलेक्शन दूसरे, हालांकि एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल प्रिंसिपल अगेन डिक्टेट्स कि प्रेसिडेंट ने जो है अल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन के जो वेज एंड मींस है, दूसरे पार्टी से बात करना, दूसरे पार्टीज को चांस देना, एनफ टाइम देना कि वो एक्सप्लोर कर सके, है ना. सो दिस इज द पावर दैट बिलोंग्स टू द प्रेसिडेंट. फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, फिर से गवर्नर पे क्वेश्चन. नो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट गवर्नर ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द office. This is an incorrect statement. Civil case can be, civil proceeding can be instituted against governor in case of, अगर पर्सनल उन्होंने कुछ ऐसा सिविल ऑफेंस किया है तो वो इंस्टीट्यूट, बट 2 months का आपका नोटिस. तो नो जो दिया हुआ है एकदम एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, दैट विल बी इनकरेक्ट. द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्ट्रेड बाय प्रेसिडेंट. नो, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट एज फार एज ओथ एडमिनिस्ट्रेशन टू द गवर्नर इज कंसर्न, दैट इज डन बाय चीफ जस्टिस, not of India but Chief Justice of that particular state high court where the governor is going to govern, right? So both the statements are incorrect. Correct बताना है, so neither 1 nor 2. D is going to be the right answer. Consider the following statement regarding salary of the governor. So हर governor के chapter का जो हर aspect है वो आपका cover होने जा रहा है. Correct statement we have to tell, when the same person is appointed as the governor of 2 or more states, the emoluments allowances payable to him
आर शेयर्ड बाय द स्टेट इन सच प्रोपोर्शन एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। नहीं भाई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल, अब इसको लॉजिक क्या लगाना है, देखो अभी एक गवर्नर है, राजस्थान के सपोज गवर्नर है, और गुजरात के गवर्नर का अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है, तो क्या पार्लियामेंट और राजस्थान के गवर्नर को फिर एडिशनल चार्ज गुजरात के भी गवर्नर का दे दिया जाता है कि आप ही ये देखो, तो क्या पार्लियामेंट बैठेगी डिसाइड करने के लिए कि गुजरात ने कितनी सैलरी पे करनी है गवर्नर को और राजस्थान ने अब कितनी पे करनी, बिकॉज डिवाइड तो होगा, तो पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, दैट विल बी डिटरमिन्ड नॉट बाय द पार्लियामेंट बट बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई द लॉजिक, ठीक है। ही इज एंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज डिटरमिन्ड बाय द पार्लियामेंट। सो यस, दैट्स करेक्ट, है ना। गवर्नर को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए वो एक बार डिसाइड हो जाएगा, है ना। पार्लियामेंट ने एक बार डिसाइड कर लिया कि 1.25 अगर पे करना है गवर्नर्स को तो 1.25, नेक्स्ट हाइक जब भी होगा 2 साल बाद हो, 4 साल बाद हो, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट को, तो वो एक बार जो डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी पार्लियामेंट, दैट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट थ्रू बाय ब्रिंगिंग अ लॉ। सो सेकंड स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। ओके, टू स्टेटमेंट हैज बीन गिवन और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। गवर्नर इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय अ स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। नहीं भाई, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर का इलेक्शन तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होती है बाय द प्रेसिडेंट थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट इज एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल गलत है, क्लियरली मेंशन है कि दिस इज नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी इनकरेक्ट एंड हेंस D is the right answer. Consider the following statement. The governor acts as an agent of the central government in the state. ये बिल्कुल सही है, तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। गवर्नर को जो है एजेंट तो बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, बट दिस नॉट अ एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। द गवर्नर एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट। सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेम गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट्स में अपॉइंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का कोई ऑप्शन नहीं था, बट आफ्टर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिस प्रोविजन हैज़ बीन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन कि एक ही गवर्नर को 2 स्टेट्स या more than 2 states plus union territory और 1 state plus 1 union territory की responsibility जो है दी जा सकती है। So both statement happens to be correct statement. Which of the following statement is or are not correct? Now we have to tell not correct. Okay, the dispute regarding election of president are inquired by the High Court. No bhai, no High Court involvement in disputes related to the president's election. It will directly go to the Supreme Court. The governor is deemed to have vacated his seat ऑन द डे ही इज डिक्लेयर्ड नॉमिनी फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट। नहीं, जिस दिन वो प्रेसिडेंट, अगर गवर्नर ने अगर इलेक्शन लड़ना है तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आता है गवर्नर की जो पोस्ट है, ठीक है। तो वो इलेक्शन जो है गवर्नर कोई है, किसी यूपी के गवर्नर है और वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उन्हें रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, वैकेट सीट नहीं करनी पड़ेगी। कब तक? जब तक कि वो फाइनली इलेक्ट नहीं हो जाते, ठीक है। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा उनका, वो जीत जाएंगे, उस दिन उनको वैकेट करना पड़ेगा। नॉट ऑन द डे ही इज डिक्लेयर्ड नॉमिनी फॉर द पोस्ट, नहीं। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज चार्ज ऑन द नहीं, द पेंशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज चार्ज, सो दैट्स एक्चुअली करेक्ट, है ना। जजेस की जो पेंशन है, हाई कोर्ट, इवन हाई कोर्ट के जजेस की पेंशन जो है वो चार्ज होती है कंसोलिडेटेड। सैलरी कहाँ चार्ज होती है ये आप लोग बताओगे। सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हैपेंस to be incorrect, हमें not correct बताना है, hence B is the right answer. Consider the following sources of the constitution and features borrowed from them. Canadian constitution से parliamentary privilege and bicameralism, no, bicameralism Indian constitution में पहले से था, rather 1935, so हम लोग trace कर सकते हैं कि parliamentary privileges जो है और bicameralism हमने British constitution से borrow किया। So this is Australian constitution से concurrent list and joint sitting, बिल्कुल correct. Weimar constitution of Germany, fundamental duties, नहीं, fundamental duties you already know, है ना, has been borrowed from USSR. Irish constitution से DPSP बहुत famous है, बिल्कुल correct. So 2 and 4 happens to be correct. Correctly matched is 2 and 4, hence D is the right answer. The second schedule of the constitution does not contain provision as to who among the following, ठीक है। तो सेकेंड शेड्यूल जो है इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर, कैग, इन सब की इमोल्यूमेंट्स जो है उसमें मेंशन है, बट द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, इनकी जो इमोल्यूमेंट सैलरी वगैरह है दैट इज
not mentioned into the second schedule. Indian federalism is, or Indian federal system is based on, so it is not based on American model, it is based rather on the Canadian model where center has been given little extended power, ठीक है, so that थोड़ा सा unitary feature जो है कहीं ना कहीं है, तो कैनेडियन मॉडल से हम लोगों ने लिया है. द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 358 एंड 359 इज गिवन बिलो. अब इमरजेंसी का अगर चैप्टर आप लोगों ने सही से नहीं पढ़ा है, सही से बिल्कुल बाई हार्ट, इमरजेंसी का चैप्टर जो है जनरली लोग क्या करते हैं कि भाई कितने मंथ का लगेगा, कितने मंथ का पार्लियामेंट से अप्रूवल, क्या मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए, 2 मंथ्स 1 मंथ, तो वो सब तो देख लेते हैं. बट ये 358 एंड 359 का जो है इन्फोर्समेंट है वो कैसे लगना है, ठीक है, वो टॉपिक नहीं. तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे. सो मैं इस क्वेश्चन को अभी लीव कर रहा हूँ, ठीक है. आई विल एक्सपेक्ट कि ये वाला टॉपिक जो है आप स्पेशली लक्ष्मीकांत से या हम लोगों ने जो PDF आप लोग प्रोवाइड करवाई हुई है उसको स्पेशली आप लोग पढ़ोगे और इसका आंसर आप लोग खुद निकालोगे. 995 है ना. राइट to life and personal liberty under Article 21 has been interpreted liberally and expanded. Consider the following statement in this regard. आप सभी जानते होंगे राइट टू लाइफ का कितना एक्सपेंशन हुआ है, लगातार एक्सपेंशन सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट से, ठीक है. इन्वायरमेंट नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट. धीरे धीरे लिबरल इंटरप्रिटेशन जब हो रहा है तो हम लोग उस तरफ भी बढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 21 में अब राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट पे. तो ये क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जो वेरियस जजमेंट है उनके थ्रू. तो कौन कौन से जो राइट्स हैं वो आर्टिकल 21 के सब पार्ट. तो राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, यस इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21. राइट टू ट्रेवल अब्रॉड, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिकल 20. राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, यस. राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये भी जो है फांसी दी जानी हो वो पब्लिक हैंगिंग नहीं की जा सकती, स्टेट नहीं कर सकता. सो ये ऑल दीज आर एक्चुअली सबसेट ऑफ आर्टिकल 21. So 1, 2, 3, 4, D is the right answer. Consider the following statement about Attorney General of India. He is Chief Law Officer. बिल्कुल without doubt. His rank in the order of precedence is equal to कैबिनेट मिनिस्टर. नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर्स का आई गेस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 6th रैंक होता है एंड द अटॉर्नी जनरल विल बी होल्डिंग 11th इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. ही और शी विल बी होल्डिंग 11th रैंक, है ना. सो कैबिनेट मिनिस्टर्स आर मच हायर एज कंपेयर टू द अटॉर्नी जनरल. सो दिस इज इनकरेक्ट. ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन टू द प्रोसीडिंग ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. सो दैट्स करेक्ट. सो 1 and 3 happens to be correct and hence B is the right answer. Consider the following statement. CAG of India can be removed by an address from both the houses of the parliament only. बिल्कुल correct. CAG of India has no control over. This is also correct. पोस्टमार्टम का रोल है, ठीक है. कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से क्या खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, कंट्रोल तो नहीं कहा जा सकता. पोस्टमार्टम वाला रोल है. बहुत सारे स्कैम्स जो हैं एक्सपोज होते हैं, हालांकि इट इज़ डाउटफुल द काइंड ऑफ CAG ऑल्दो इट विल बी टेकन इन अ ऑफेंसिव मैनर, बट ये पोस्ट जो है न्यूट्रल बंदों के पास जाना चाहिए. बट यू नो CAG अभी कैसे अपॉइंट हो रहे हैं. बट एनीवे दैट इज समथिंग पॉलिटिकल विच वी एस्पायरिंग ब्यूरोक्रेट्स शुड नॉट बी गेटिंग इनटू. करेक्ट पूछा है. सो बोथ द स्टेटमेंट C इज द करेक्ट स्टेटमेंट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्टेड फंक्शनिंग इन December 96. यस, बिल्कुल करेक्ट है. Jawaharlal Nehru was the first president of the CA. No, बिल्कुल incorrect. The Constituent Assembly adopted the Constitution. So adoption की बात, this is the date that has been mentioned into the preamble. और adopt जो हुआ था वो इस डेट को हुआ था, ठीक है. So first and third statement is correct and hence B is the right answer. So this is going to be last question of this video and we'll be achieving a milestone that is of 1000, completing 1000 question. करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है. द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द ग्राम सभा. नो, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू ग्राम सभा. सो ये आंसर आपका नहीं हो सकता. इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है. ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स रिलेटिंग टू अ विलेज कॉम्प्राइज्ड विद इन द एरिया ऑफ पंचायत. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत शैल बी वेस्टेड इन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. नो, दैट शैल बी डन बाई SCC, स्टेट इलेक्शन कमीशन, है ना. ग्राम पंचायत, ये जो पंचायती लेवल पे इलेक्शन होते हैं, चाहे म्यूनसिपल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं सिटीज़ में, और ये जो पंचायत लेवल पे होते हैं बाई
इन द विलेजेस, राइट, दैट विल बी कंडक्टेड. सुपरिटेंडेंस कंट्रोल ये सब जो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल होता है. ठीक है. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज इनकरेक्ट. वी हैव टू टेल द करेक्ट. सो 2 ओनली, दैट इज बी इज द करेक्ट स्टेटमेंट. सो वी हैव अचीव्ड अ माइलस्टोन. Congratulations to you guys as well for staying with us for so long, and congratulations to me as well. ठीक है. So with this we are wrapping up this video. Meet you in the next video. Till then, bye bye.